नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 के आसपास हो गई है। गुरुवार दोपहर ग्रेटर बड़ा बाजार के गणेश टॉकीज क्रॉसिंग के पास ये पुल गिर गया। 6 साल में भी यह फ्लाईओवर पूरा नहीं हो सका। इसे कायदे से 2012 में ही बन जाना चाहिए था। जिस बड़ा बाजार में यह फ्लाईओवर बन रहा है, वहां आम दिनों में पांव रखने की जगह नहीं होती है। सीसीटीवी फुटेज से आप देख सकते हैं कि एक पुल का गिरना कितना आसान है। मुश्किल है तो यह जानना कि क्यों गिरा। कहीं इस तरह से कोई पुल गिरता भी है। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि इस पुल के नीचे कोई ट्रक न घुसे, इसलिए बैरिकेड लगा है। महीना भर पहले 2 बार ट्रक बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस आया। ये उन्हीं की दी हुई तस्वीर है। एक ट्रक तो 15-20 फुट तक अंदर आ गया और एक खंबे से टकरा गया। खंबा क्षतिग्रस्त भी हुआ। उसी जगह पर ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट भी था, जो अब हादसे में ढह गया है। तो क्या कंपनी और प्रशासन को यह नजर नहीं आया कि पुल गिर सकता है? खंबा क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थानीय नागरिक ने बताया कि जहां पर पुल गिरा है वहां एक अजीब सा मोड़ बनता है। देखकर लगता है कि डिजाइन सही नहीं है, इसलिए जरूरी है कि विश्वसनीय तरीके से पता लगाया जाए कि पुल फ्लाईओवर किन कारणों से गिरा। एक्ट ऑफ ठेकेदार की वजह से गिरा या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से। बचाव दल ने तो कह दिया है कि 25 लोग मरे हैं, लेकिन मरने वाला कौन था? जो मरा है अब उसके परिवार का क्या होगा? संजय मल्होत्रा, तपन दत्ता, आशा जोशी, एडी रमजानी, गजेंद्र सेठिया, निर्मल कुमार, सोनिया यादव, सुनील विश्वकर्मा, रंजीत सहाय, ये चंद नाम हैं उन लोगों के जो पुल के नीचे दबकर मर गए। कोलकाता के अखबार सनमार्ग में महादेव वधक के बारे में छपा है। महादेव बड़ा बाजार की एक कंपनी में कैशियर थे। सुबह कैश लेने के लिए निकले ही थे कि पुल गिर गया ऊपर से। हावड़ा के जगाछा थाना के बागसाड़ा इलाके के रहने वाले थे। उनके घर का इंतजाम कौन देखेगा? इसके लिए कोई एक्ट ऑफ गॉड होता भी है। कानूनी भाषा है एक्ट ऑफ गॉड, लेकिन हम भूल गए हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है। कोलकाता के अखबारों के अनुसार मरने वालों में 3 रिक्शा चालक भी हैं। कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। शबाना बानू अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए घर से निकली थी, पुल के नीचे दब गई। आखिरी वक्त में 2 बार घर फोन भी किया कि बचा लो। शुक्रवार सुबह उनका शव किसी तरह बाहर निकाला गया। बड़ा बाजार से कोलकाता नगर निगम और राज्य सरकार को खूब राजस्व मिलता है, लेकिन जब आप यहां आएंगे तो लगेगा कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहां कोई सरकार आई ही नहीं। आमतौर पर ऐसे पारंपरिक बाजारों का देश भर में यही हाल होता है, लेकिन वहां और भयंकर स्थिति है। इस बाजार में हर दल का दफ्तर मिलेगा और झंडा दिखेगा। हर जगह की तरह व्यापारिक वर्ग का हर दल में ऊपर तक संपर्क है, यहां के भी, मगर वे अपने ही मार्केट का हाल कभी ठीक नहीं करा पाते हैं। इस पुल का बनना और गिरना दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता प्रमाण है। यह पुल वार्ड नंबर 23, 24 और 25 के हिस्से में आता है। 23 नंबर वार्ड से बीजेपी के पार्षद हैं। 24 और 25 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के पार्षद हैं। विधायक और सांसद दोनों ही तृणमूल कांग्रेस के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का घर ठीक 100 मीटर की दूरी पर है, जहां यह फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा है। उन्हीं के घर के नाम पर विधानसभा का नाम है जोड़ा सांको। वहां से तृणमूल की विधायक हैं। आज कांग्रेस और बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि इनके एक रिश्तेदार के पास पुल निर्माण के लिए लेबर और मटेरियल सप्लाई करने का ठेका है। यह पुल राज्य सरकार की निगरानी में जवाहरलाल अर्बन मिशन के तहत बन रहा था। उत्तर कोलकाता के तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि उन्होंने राज्य सरकार से पुल की डिजाइन की शिकायत की थी, लेकिन तब तक 60% हिस्सा बन गया था। शिलान्यास हुआ था इसका 2001 में, काम शुरू हुआ 2008 में और 2016 में भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि गिर ही गया। 60 मीटर लंबा हिस्सा गिरा है, जिसका वजन 140 टन बताया जा रहा है। तो सोचिए इस मलबे को हटाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। रात भर लोग जुटे रहे, सेना के जवान, एनडीआरएफ, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी, निगम, कोलकाता नगर निगम के इंजीनियर सहित लगभग बताया गया है कि 5000 लोग जुटे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता सीपीएम पर आरोप लगा रहे हैं, सीपीएम वाले तृणमूल पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि पुल बनाने वाली कंपनी के सबसे रिश्ते निकल आएंगे, सारी पार्टियों के। 2011 से 2016 तक तृणमूल 5 साल तक तृणमूल की सरकार रही है। कोई साफ साफ क्यों नहीं बताता कि यह पुल क्यों नहीं बना और क्यों नहीं खतरे की आशंका के बारे में सुना गया, जबकि उसके ही सांसद चेतावनी दे रहे थे। अपने ही सांसद की बात सरकार सुन सकती थी। अब आप इस फ्लाईओवर को मैं आपको ठीक से दिखाना चाहता हूं। यह बन भी जाता तो किसी कहर से कम नहीं होता। फ्लाईओवर ने तमाम शहरों को बदसूरत कर दिया है। यह फ्लाईओवर जिस तरह से गुजर रहा है वो सटीक उदाहरण है यह समझने का कि हम अपने शहरों के साथ क्या कर रहे हैं।
किसी सूखे नाले की तरह दोनों तरफ से दूर कहीं मकानों से सटा हुआ ये फ्लाईओवर बहता हुआ चला आ रहा है। ऐसा नजर आता है बदरंग, बेनूर और बेढंग। डिजाइन देखकर लगता है कि भारत में इंजीनियरिंग और डिजाइन की पढ़ाई बंद हो गई है। ना समझ ना कल्पना दिखती है। मैं तकनीकी जानकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी देख के ऐसा लगता है। इस पुल को बनाने से पहले यह तक नहीं सोचा गया कि आसपास के मकानों और लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। सारे मकान यहां के 60 से 70 साल पुराने हैं। इनके बीच से 2 किलोमीटर से भी लंबा पुल गुजरने का ख्याल किस महान वैज्ञानिक का रहा होगा, किस नेता ने दबाव दिया होगा, उनसे पूछा जाना चाहिए। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। पुल यहां के मकानों को छूकर गुजर रहा है। एक पड़ोसी ने भेजी है वहां से, इतना करीब से कि आप स्केल से, स्कूल ले जाने वाले स्केल से अपनी खिड़की और पुल के बीच की दूरी को नाप सकते हैं। 1 फुट का भी अंतर नहीं है। कोई इंजीनियरिंग फेल होगा तब भी ऐसी डिजाइन नहीं बनाना चाहेगा। कम से कम 5 से 6 फुट का अंतर तो रखना ही चाहिए। यहां के मकानों के इतने करीब से गुजर रहा है ये फ्लाईओवर कि खिड़कियां भी नहीं खुल सकती हैं। आप लोगों के घरों के छड़ों को देख रहे हैं, जिनसे टकराकर खिड़की का पल्ला रुक गया है। अब आप बताइए कि यह पुल बन जाता तो क्या यहां के मकानों पर क्या क्या असर पड़ता। पुल के कंपन से ही मकानों पर क्या पता उनमें दरारें पड़ जाती। दुनिया के किस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसी डिजाइन पढ़ाई जाती होगी कि घर की खिड़की से सटाकर पुल या हाईवे बना दो। क्या यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है? क्या यह सिर्फ कोलकाता में हो सकता है या और भी जगहों पर हुआ है तो क्या उसके नाम पर यह होता रहेगा? पुल नहीं भी गिरता तो देख के ऐसा लगता है कि बनने के बाद इस पुल से सटे मकान ही इसके ऊपर गिर जाते। स्थानीय लोगों ने मुकदमा भी किया हुआ है। वामपंथ से लेकर तृणमूल सरकार को इसकी विचित्र और खतरनाक डिजाइन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह फ्लाईओवर कोलकाता के किस कोने या किनारे में नहीं बन रहा है, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण जगह है। आसपास अस्पताल हैं, कोचिंग संस्थान है, फल और फूल की मंडी है। पुश्ता में इसे खत्म होना था, जहां काफी बड़ा गोदाम है। वहां के लोगों का भी एक इम्तिहान है कि वे कैसे संगठित होकर अपनी ये लड़ाई लड़ते हैं। दरअसल लोगों ने तो अपनी लड़ाई लड़ी है और मगर व्यवस्थाएं उन्हें हरा देती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार दोपहर से लेकर रात कि 1 बजे तक घटनास्थल पर बैठकर बचाव कार्य की निगरानी करती रहीं। तमाम अफसर भी वहीं बैठे रहे सड़क पर। घटना के बाद की नजर से देखें तो सराहनीय है कि मुख्यमंत्री वहां सड़क पर बैठकर काम देख रही हैं। लेकिन यही सक्रियता पुल गिरने से पहले वो इससे जुड़ी शिकायतों के प्रति दिखाती तो शायद ये नौबत नहीं आती और हादसा नहीं होता। क्या ममता बनर्जी या पुल बनाने वाला विभाग इसके डिजाइन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था? उन्होंने तो वादा किया था कि पुल जल्दी बनेगा, लेकिन क्या उन्होंने ध्यान दिया कि पुल को लेकर उनके ही सांसद और स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं? अब आते हैं कंपनी जी पर। इनका नाम है IVRCL। कंपनी जी का मुख्यालय है हैदराबाद में। इनके पास 3000 से अधिक इंजीनियरों का बेड़ा है। इतनी बड़ी फौज है इंजीनियरों की। कंपनी ने अपनी साइट पर लिखा है कि ये JNNURM का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक है। ये जो पुल है, पूरी तरह से स्टील का इसका ढांचा होना है। 25 साल पुरानी यह कंपनी है जिसके पास ये ठेका है और कई तरह के कारोबार करती है। जल और पर्यावरण, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, बिजली की सप्लाई, माइनिंग, मेंटेनेंस सहित कई तरह के कारोबार है। इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE में भी यह कंपनी लिस्टेड है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक में इस कंपनी के पास ठेके हैं। पुल क्यों गिरा, इसकी जांच शुरू हो गई है और ठीक कारण का पता भी लगना चाहिए। कोलकाता की पुलिस हैदराबाद पहुंच गई है। इतने बड़े कारोबार से जुड़े रहने के बाद भी हादसे के बाद इस कंपनी का बयान आता है कि एक्ट ऑफ गॉड है। पुल के गिरने से खुद गॉड का मंदिर ध्वस्त हो गया है। गॉड तो नहीं मगर गॉडेस काली के मंदिर का बरामदा गिर गया है इस नामुराद पुल के गिरने से। ये भगवान की मर्जी है। अब तक हमने 27 सालों में कई ब्रिज बनाए हैं, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। हम भी सदमे में हैं और हम पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी के इस बयान की इंसानों की दुनिया में काफी आलोचना हुई। गॉड की तरफ से अपने एक्ट पर कोई सफाई नहीं आई, मगर गॉड को इस एक्ट में लपेटने वाली कंपनी ने हैदराबाद में शुक्रवार को आकर सफाई दी कि उनके कहने का क्या मकसद है और एक साजिश की थ्योरी भी उन्होंने पेश किया कि धमाका हुआ हो, यह भी हो सकता है क्योंकि वहां आसपास काफी शीशे टूटे हैं। 59 स्लैब्स को उसी मटेरियल से बनाया गया जिससे उस स्लैब को बनाया गया जो गिरा। हमें नहीं पता क्यों हादसा हुआ। कंपनी को इस पुल को बनाने के लिए पहली डेडलाइन 18 महीने की दी गई। उसके बाद 67 महीने गुजर गए। IVRCL कंपनी जहां देरी के लिए कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को समय पर जगह नहीं देने का जिम्मेदार ठहराती है, वहीं मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आरोप है कि कंपनी बहुत धीरे काम कर रही है। लेकिन क्या अभी आरोप क्या, यह समझना जरूरी है।
आरोप ये नहीं है इस वक्त ये पुल बनने में इतना समय क्यों लगा, आरोप यह है कि पुल का 60 मीटर का हिस्सा कैसे गिर गया, वो भी नया वाला हिस्सा जो अभी हाल फिलहाल में बना था। फिर भी देरी होने के कुछ ज्ञात कारण इस तरह से हैं कि दरअसल 2002 में हैदराबाद नेशनल गेम्स के लिए स्पोर्ट्स विलेज बनाने वाली IVRCL कर्जों और नुकसान से बुरी तरह घिर गई है। कंपनी पर कई सैकड़ों करोड़ का कर्ज है। 2015 दिसंबर में इसका घाटा करीब 2000 करोड़ का बताया गया था। इस तरह की खबरें हैं मीडिया में। कंपनी पुल के निर्माण की लागत बढ़वाना चाहती थी। किसका दावा सही है, किसका गलत है, यह मुश्किल है, लेकिन 25 लोगों की जान गंवानी पड़ी है, यह तथ्य है। कोलकाता में कई लोगों से पूछताछ हुई है और हैदराबाद भी पुलिस गई है। अब यह है कि क्या फ्लाईओवर इतने जरूरी हैं कि हम कहीं भी कैसे भी बना देते हैं। देश भर में फ्लाईओवर को देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से फ्लाईओवर मिलेंगे जो ढंग के भी बने हैं और जो बेढंग भी हैं। छोटे शहरों में कुछ फ्लाईओवरों को देखकर तो जी ही घबरा जाता है। हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। नेता लोग भी लोगों को आश्वस्त करने के लिए फ्लाईओवर की आधारशिला रख देते हैं। दिल्ली में जहां 10-15 सालों में 100 के करीब फ्लाईओवर तो बने ही होंगे। यहां पर इस शहर के अनुभव से बता सकता हूं कि कुछ फ्लाईओवर तो कामयाब लगते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्लाईओवर के बनने के बाद भी जाम की समस्या समाप्त नहीं हुई है। मुंबई में भी 50 फ्लाईओवर बनाने की बात कही जाती है। नितिन गडकरी की तो एक समय छवि ही थी कि उन्होंने दनादन फ्लाईओवर बनवाने शुरू किए थे, बल्कि अगुआ के रूप में वही जाने जाते हैं। बेंगलुरु में 40 फ्लाईओवर बन गए हैं। चेन्नई में भी खूब फ्लाईओवर बने हैं। आए दिन अखबारों में फ्लाईओवरों के शिलान्यास और उद्घाटन की तस्वीरें आप देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि जिस मकसद से बनाया जाता है उस मकसद में ये फ्लाईओवर कामयाब हैं या नहीं? इन पे आसपास की सामाजिक व्यवस्था और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि फ्लाईओवर आने के बाद से ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई है? मेरे खुद के अनुभव में 2-3 तरह की बातें हैं। सराय काले खां, जहां से दिल्ली का जो इलाका है, जहां से कई बार काफी गुजरता हूं, एम्स के पास, वहां तो जाम से कोई मुक्ति दिखती नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां जाम से आराम है। तो हम बात करेंगे। पवन गुप्ता जी हमारे साथ, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम प्लानिंग सेंटर ISPC के आप प्रेसिडेंट हैं। आपकी संस्था कस्बाई इलाकों में भी ट्रैफिक की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या और उसके समाधान पर काम करती है, महानगरों में भी। और माधव पाई साहब हैं, मुंबई से डायरेक्टर हैं आप वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के, WRI सिटीज, मुंबई से हैं आप। माधव साहब, अगर आप इस पुल की तस्वीरें आपने देखी हों और फौरी तौर पर अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि देख के आपको लगता है कि ये डिजाइन का कमाल है हमारे इंजीनियरिंग का, या दुस्साहस आपको लगता है कि ऐसी जगहों से जहां से पुल नहीं गुजरना चाहिए हम फ्लाईओवर बना देते हैं और बनाते भी हैं, तो क्या 1 फुट या 1 बित्ते की दूरी पर इतना करीब हम फ्लाईओवर बना सकते हैं क्या? नहीं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन पे तो मैं बात नहीं करूंगा, पर प्लानिंग में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। मतलब ये फ्लाईओवर उन लोगों के लिए होता था जो लोग वहाँ रहते नहीं हैं। पर आप वो एरिया को देखें तो वहाँ पे कम से कम 40-50 हज़ार फैमिलीज़ रहती होंगी। उनकी तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी ये फ्लाईओवर के बाद। फ्लाईओवर के नीचे जो नॉइज़ लेवल्स होंगे, पोल्यूशन होगा, तो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ये खराब सोल्यूशन है। और मुंबई में भी आप देखेंगे, जैसे जैसे ये भेंडी बाजार का जो फ्लाईओवर है, अभी वो फ्लाईओवर बना है, तो फ्लाईओवर में अभी 2 व्हीलर्स भी बैन करे। आप मुंबई का सिचुएशन देखेंगे तो मुंबई में सिर्फ 3% लोग गाड़ियां चलाते हैं। और ये पब्लिक मनी लेके हमने इतना बड़ा 4-5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया। इसके वजह से सारा जो भेंडी बाजार का एरिया है, मुंबई का काफ़ी हिस्टोरिक एरिया है, वो तो बुरी तरह से, मतलब वहाँ पे भी रहना मुश्किल ही हो गया है। सारे लोग शिफ्ट हो गए। और फिर थोड़े दिनों में उस पर हमने 2 व्हीलर भी बैन करे। अभी 2 व्हीलर 7% लोग 2 व्हीलर यूज़ करते हैं। तो हम ये पब्लिक मनी यूज़ करके हम एक फैसिलिटी बना रहे हैं जो माइनॉरिटी यूज़ करती है। तो ये फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए सोल्यूशन है ही नहीं। शहरों के अंदर ये इट इज़ लाइक अ बैंडेड, एक जगह पे लगा दिया तो ट्रैफिक और कहीं निकलता है। और नितिन गडकरी जी खुद बोलते हैं कि हमने 55 फ्लाईओवर बनाए थे, हमको लगा था कि मुंबई का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर और ये पब्लिकली अभी वो एक्नॉलेज करते हैं कि पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, ट्रैफिक सिर्फ बढ़ता गया। ये प्रॉब्लम है। प्राइवेट गाड़ियां जो है, प्राइवेट व्हीकल्स को हम शहर में अगर इम्पोर्टेंस दे, बढ़ावा दे, तो वो और बढ़ेंगी। आई थिंक शहरों में बसेस को प्रायोरिटी देनी है, वॉकिंग साइकिलिंग को प्रायोरिटी देनी है, और खासकर इन नेबरहुड्स में जहाँ पे ये फैमिलीज रहती है, इतनी डेंस नेबरहुड्स में जहाँ फैमिलीज रहती हैं, लोग 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तो जाते नहीं हैं। और फिर भाई साहब, आप मुंबई के अनुभव से आप बता रहे हैं और नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री को भी आप उनका बयान आप कोट कर रहे हैं।
मेरे पास उनकी प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि 50-55 फ्लाईओवर बनने के बाद भी ट्रैफिक का कोई समाधान नहीं हुआ। आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ कंजेशन है, इसके ऊपर से अगर हम फ्लाईओवर बना दें तो एक तरफ की ट्रैफिक जल्दी निकल के पहुंच जाएगी, दूसरी दिशा की जो ट्रैफिक है वो नीचे से गुजर जाएगी। तो एक तरह से जो चौराहा है उनका एक बंटवारा हो जाता है ऊपर और नीचे, तो कुछ आसानी तो होती होगी। पर आसानी लिमिटेड टाइम तक होती है। देखो, हमारे शहरों में गाड़ियों की संख्या बढ़नी है, और अगर शहरों के अंदर मतलब अभी 3% दिल्ली में भी 10% से कम लोग गाड़ियां यूज़ करते हैं। तो गाड़ियों के लिए अगर आज मैं एक शहर में आता हूँ, दिल्ली में आता हूँ, तो जिस रेट पे फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, तो मेरे को लगता है, और चलना तो बिल्कुल मुश्किल है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपना ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरे को गाड़ी खरीदनी जरूरी है। और ये जो है, ये माइंडसेट ही चेंज होना है। अगर हम फ्लाईओवर बनाते रहे, रोड बनाते रहे, तो लोग गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे और ट्रैफिक जैम कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये सिचुएशन है जब 3% और 5% लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। तो आई थिंक ये कंप्लीट माइंडसेट चेंज चाहिए। आपको लगता है कि फ्लाईओवर की जो व्यवस्था है, जैसे दिल्ली में मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि कुछ जगहों पे तो लगता है कि फ्लाईओवर बनने के थोड़े समय के बाद वहां जाम वैसे ही है जैसे पहले लगा करता था, लेकिन कुछ जगहों पे आराम है। मतलब पिछले उसके बनने के 2-3 साल तक से तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि काफी आराम है। 2-3 साल ना, 5-7 सालों में आराम चला जाएगा आपका। और वो सिर्फ आप गाड़ी में, आप अपनी सोच रहे हो, आप गाड़ी में हो, आप अपनी सोच रहे हो, बाकी लोगों की सोचो जो वहाँ पे चलते हैं, साइकिल चलाते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दिल्ली में भी आज 40% लोग बसों में जाते हैं। बसें हम फ्लाईओवर के ऊपर से नहीं बेचते हैं। बसों को दिल्ली में तो फ्लाईओवर से ऊपर जाती हैं बसें, मुंबई का मुझे मैं नहीं हाँ। पर स्टॉप कहाँ पे है? स्टॉप बस तो अभी किसी को चौराहे पे उतरना है और बस फ्लाईओवर पे जाती है, तो बस कूद तो नहीं सकते। तो उस हिसाब से भी अभी मुंबई में, आप अगर वापस आप बोलो, मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ। मुंबई में बीएसटी की बसें 10 साल पहले 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से चलती थी। आज वही बसें 6-7 किलोमीटर के एवरेज स्पीड से चलती है। मुंबई में करीब 25 से 30% लोग बस यूज करते हैं। अभी ये 2-3% लोगों की सुविधा करने के लिए हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की असुविधा करी है। तो ये जो है, शहरों में रोड्स बड़े अलग तरह से बनाने की जरूरत है। हम जिस तरह से शहरों में रोड्स बना रहे हैं, हमने बेसिकली हाईवे जैसे बनाते हैं वैसे हम शहरों में रोड बना रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम बोलते हैं हम इस पे आएंगे कि आप कह रहे हैं कि शहरों में अलग तरह से रोड बनाने की बात है, तो ठीक है, उससे अगर कुछ समाधान की झलक मिल जाए तो आपको लगता है कि आप सहमत हैं कि फ्लाईओवर जो है वो शहरों में, हालांकि इससे लोग, दिल्ली हम लोग जिस जगह से बात कर रहे हैं वहाँ पे तो इतने फ्लाईओवर आए कि लगता है कि अब कोई नीचे है ही नहीं, सब कोई ऊपर ही है। पर इनका कहना है कि एक तो ट्रैफिक का समाधान नहीं हुआ, दूसरा कि बस स्टॉप की दूरी बढ़ गई। पहले जहाँ बस स्टॉप हो सकती थी, अब फ्लाईओवर की वजह से बहुत दूर दूर लोग काफ़ी पैदल चल कर आते हैं बस स्टॉप पे। तो आम आदमी जो है वो विस्थापित हो जाता है एक तरह से शहर के परिवहन व्यवस्था से। हालांकि आम आदमी को इन सब मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना जो कार वाला है उसको फर्क पड़ता है। मैंने देखा नहीं कभी राजनेताओं से ये सब सवाल पूछते हुए। फिर भी इसी को अगर हम हिंदू मुस्लिम में लपेट के बता दें तो कैसे समझा सकते हैं, ये भी बताइए। हाँ, हिंदू मुस्लिम का इशू सबको समझ में आया। इसके अलावा किसान फोन करते हैं कि हमारा मुद्दा उठा दीजिए, हमको समझ में नहीं आता है कौन उठाएगा। हाँ, देखिए, जो बात चल रही है और सब लोगों की सहमति है इसमें, जो लोग कार में भी जाते हैं उनकी भी इस बात से सहमति है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर बस के लिए हम डेडिकेटेड लेन बनाते हैं तो उससे प्राइवेट कार वालों को भी फायदा होता है कि उनको हिंड्रेंस नहीं मिलती है। जैसे कि हम इनफेमस बीआरटी कॉरिडोर की बात करें तो वहां पे अगर हम चौराहों की बात ना करें, चौराहों के बाद में जब चौराहे से रेड लाइट से जब गाड़ी निकल जाती है तो उसको ना साइकिल बीच में आती है ना बस बीच में आती है, वो फुल स्पीड पे चली जाती है। तो कहने की बात यह है कि तीनों तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा है, अगर कार का है, अभी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपके नजरिए में फ्लाईओवर समाधान है या समस्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। फ्लाईओवर पूरा समाधान नहीं है। पूरा मतलब कितना है? 10% समाधान है? पूरा मतलब कितना? पूरा मतलब ये है कि हमने जो समझा है कि अगर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन करना है जहां पे चौराहे के बाद में चौराहा हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद में आ जाता है और वहां पे अगर हम एक फ्लाईओवर बनाते हैं तो दूसरा चौराहा उसके बहुत ही करीब होता है। जो बेसिक समस्या हमारी दिल्ली
फ्लाईओवर्स की वजह से है। फ्लाईओवर्स ने जो हमारी समस्या को नहीं सुलझाया, वो एक आश्चर्यजनक बात थी लोगों के लिए कि अगर ये फ्लाईओवर नहीं बनते तो कितना जैम होता। वो उस बात के अंदर कोई खास वजन नहीं है, क्योंकि ये फ्लाईओवर बनने के बाद में जैम जो है वो दूसरे तरीके का हो गया। अब क्या होता है कि जब पीक आवर नहीं होता, उस समय तो फ्लाईओवर बहुत अच्छा काम करते हैं। रिंग रोड के ऊपर अगर आप पीक आवर में नहीं जा रहे हैं तो आप फुल स्पीड में चले जाएंगे सारे में, लेकिन जैसे ही आपके 6 बजेंगे उसके बाद में क्या है कि ट्रैफिक जो है रिगड़ना शुरू हो जाता है, चल नहीं पाता। तो वही बात हुई ना जो पाई साहब कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है उससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना फ्लाईओवर के काम चल जाता। हमें फ्लाईओवर के साथ में ट्रैफिक लाइट इंटीग्रेट करनी तो पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ये 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बिना ट्रैफिक लाइट, इतना बेसिक बात को इंटीग्रेट किए, शामिल किए हुए, उसका ख्याल रखे हुए बना दिया गया। हमारे कोर्ट्स ने ये मना किया कि मतलब मैं कह रहा हूं कि उसका कारण क्या होगा? राजनीतिक कारणों का माल बनाने के चक्कर में? ये हमारा माइंडसेट है। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप फ्लाईओवर, एम्स के फ्लाईओवर के बाद में जब इतना बड़ा फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसके बाद में आप किदवाई नगर में दिल्ली हाट के सामने ट्रैफिक लाइट नहीं लगा सकते। मैं कह रहा हूं कि कितनी लोगों का कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर कि फ्लाईओवर अगर होगा तो ट्रैफिक लाइट नहीं होगी। ये जो माइंडसेट है, तो अब ये बताइए प्रॉब्लम की कि जड़ है। वहां पे जो दिल्ली हाट का उदाहरण दे रहे हैं, तो कहीं तो आदमी उतरेगा हवा में उड़ते हुए, तो दिल्ली से बाहर नहीं चला जाएगा ना सोनीपत, कहीं दिल्ली में ही उतरेगा ना। जिस शहर में हम चले हैं एम्स से मूलचंद तक, तो कहीं उतरेंगे ना, तभी तो मूलचंद पहुंचेंगे। या एम्स से अगर मूलचंद जाना हो तो पहले हम चले जाएं सोनीपत, फिर वहां से दूसरा फ्लाईओवर लेके मूलचंद आएंगे, क्या करेंगे फिर? नहीं, बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर फ्लाईओवर के साथ में ट्रैफिक लाइट भी लगे, हाँ, तो जो हमारा ट्रैफिक फ्लाईओवर का फायदा है वो हमको मिल सकता है, क्योंकि हर जंक्शन के बाद में दूसरा जंक्शन आ जाता है। जैसे ही हम फ्लाईओवर से लैंड करते हैं तो हमारे को दूसरे जंक्शन के लिए लेफ्ट टर्न तो करना जब पड़ता बत्ती है। लगानी है तो नीचे ही बत्ती है, तो फिर फ्लाईओवर की फायदा क्या है? गलत बात है। हम बत्ती लगाने से, यही जो आप कह रहे हैं, यही माइंडसेट है सब लोगों का कि अगर बत्ती लगाई तो फिर फ्लाईओवर बनाने का फायदा क्या है। हमारा मानना यह है कि ना तो खाली बत्ती से काम चलेगा, ना खाली फ्लाईओवर से काम चलेगा। देखिए, पाई साहब ने उदाहरण दिया, माधव जी ने, कि मुंबई में फ्लाईओवर 50-55 बनने के बाद भी जो बसों का जो औसत रफ्तार है बसों की, वो 15 किलोमीटर से घट के 6 किलोमीटर पर आ गई है। एक फ्लाईओवर का उदाहरण दिया कि कितना विचित्र फैसला है कि आप ऑटो रिक्शा को उससे नहीं जाने देंगे, है ना। ये उसी तरह से है कि अभी कई शहर के कई हिस्सों में टू व्हीलर को नहीं जाने देंगे, है ना। तो ये तो टू व्हीलर कौन चलाता है? गरीब आदमी चलाता है ना। तो आपने गरीब आदमी को उठा के विस्थापित कर दिया ना। फ्लाईओवर पे किसका कंट्रोल है? आम आदमी का तो नहीं है। ये तो वही हरकत होगी जैसे आप रिक्शा जो लोग चलाते हैं उनको शहर के किसी एक खास हिस्सा में आप घेरा लगा देते हैं कि आप उससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि शहर आपका सुंदर नहीं लगता, ट्रैफिक स्लो करता है। ये बात यूनिलैटरली हम नहीं कह सकते कि एक आदमी रईस है या एक आदमी गरीब है। हाँ। अब दिल्ली मुझे पता है कि स्कूटर वाले करोड़पति लोग जाते हैं। दिल्ली के अंदर 50,000 करोड़ रुपए लग गए मेट्रो बनाने में, वो भी आम आदमी के लिए है। ऐसा नहीं है कि खाली फ्लाईओवर। हम फ्लाईओवर में बात कर रहे हैं कि भाई उसका समाधान क्या है। ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता। जब हम बात कर रहे हैं तो उसका ये तो होना चाहिए ना कि आपकी नजर में दिल्ली में फ्लाईओवर ने ट्रैफिक को ठीक किया या नहीं किया? इसका तो सिंपल आंसर है कि पीक आवर में नहीं किया। पीक आवर में नहीं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं दोपहर और सुबह को तो हम कहीं से गुजर जाएं, किसी भी रास्ते से खाली मिलता है, बिल्कुल सही बात, उसके लिए फ्लाईओवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना फ्लाईओवर के अगर हम ट्रैफिक लाइट लगाएंगे तो सिचुएशन कुछ बेटर होगी। ठीक है माधव साहब, पवन जी कह रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट लगा देने से फ्लाईओवरों पे, है ना, फ्लाईओवर के बाद में, फ्लाईओवर के बाद में ट्रैफिक लाइट लगा देने से शायद बेहतर हो जाए। आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं देखो वही मैं जो बोल रहा था, देखो शहरों के अंदर लोगों गाड़ियों से ट्रैफिक बंद, मतलब गाड़ियां प्राइवेट व्हीकल चला के ट्रांसपोर्ट का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये अभी बहुत सारे दुनिया के शहर समझ चुके हैं। हाँ, तो कौन ऐसा शहर है जो समझ गया है? आप कोई उदाहरण देके बता सकते हैं? हाँ। जरूर सर, जब मैं खुद भी कुछ साल के लिए सैन फ्रांसिस्को में रहता था। सैन फ्रांसिस्को में एक फ्लाईओवर था जो उनका वाटर फ्रंट है ना, उसके अलोंग जाता था। 1989 के अर्थक्वेक में वो फ्लाईओवर गिर गया। वो गिरने के बाद वो सारे शहर के लोगों ने यही हुआ कि वो वाटर फ्रंट के सामने फ्लाईओवर था तो कोई वो पानी के पास जाते नहीं थे, बहुत ही एकदम डेड एरिया था। तो उन्होंने वापस वो फ्लाईओवर बना नहीं, क्योंकि क्या हो गया, वो जो लोग वो फ्लाईओवर यूज करते थे वो वहाँ रहते नहीं थे।
तो आफ्टर दैट दिस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन दैट सिटी। तो वही एक है, वहाँ उदाहरण पे है ना लोग सर, walking, एक उदाहरण है ना cycling, और ऐसा। शहरों के ये एक उदाहरण है, और तो ऐसे एक बहुत- उदाहरण से ट्रेंड का पता नहीं चलता है। 108 अमेरिका में 108 ऑटोमोबाइल उदाहरण- इंडस्ट्री इतना मजबूत है कि वो फ्लाईओवर को इतनी आसानी से विस्थापित नहीं होने देगी। मतलब ये अभी उसके तो हक शायद में भी है कि दुनिया में रफ्तार का 100 झांसा लोगों को मिलता रहे ना। 108 उदाहरण है। चाइना में, ग्वांगझो में, चाइना में फ्लाईओवर तोड़ने शुरू कर दिए हैं। अच्छा। बिकॉज वही है, चाइना में तोड़ा। कोरिया, साउथ कोरिया का सोल का तो बहुत फेमस एग्जांपल है कि उन्होंने फ्लाईओवर हटाया और वो रिवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाया था, और वो अभी एकदम बढ़िया पब्लिक स्पेस बन गया। और वही मैं बोल रहा था कि शहरों में से देखो, हम लोग जिस तरह से फ्लाईओवर बनाते हैं, इतना हाइट, ये सब हाईवे का डिजाइन है। हम शहरों में हाईवे बना रहे हैं। शहरों में हाईवे बनाएंगे तो लोग रहेंगे कैसे? तो करेंगे क्या हम लोग अगर ये कहते यही हैं- ट्रैफिक है? हाँ, तो शहरों में देखो, सिंपल वी से 3 प्रिंसिपल्स फॉर रोड बिल्डिंग इनसाइड सिटीज। एक तो वॉकिंग साइकिलिंग को प्रमुख मुख्य में, दे हैव टू कंफर्टेबली वॉकिंग साइकिलिंग होना ही चाहिए शहरों में, बिकॉज हमारे शहरों में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज भी वॉकिंग साइकिलिंग करते हैं। दूसरा चीज है कि शहरों में सड़क ना 30 या 40 किलोमीटर से तेज होनी नहीं चाहिए, बिकॉज उससे ज्यादा फास्ट तो जाते नहीं है, और 30 या 40 किलोमीटर के ऊपर एक्सीडेंट हो गया तो 90% चांस है कि वो मर जाता है। वही 30-40 किलोमीटर से कम स्पीड पे एक्सीडेंट होगा तो चांस है कि वो आदमी या औरत, जो बच्चा है, बचेगा। तो शहरों में 30 या 40 किलोमीटर से फास्ट ट्रैफिक करना नहीं है। उसीलिए फिर जो बसेस को है वो डेडिकेटेड लेन्स देना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बसेस में जाते हैं। बसेस को स्पीड अप करना है। प्राइवेट व्हीकल्स में लोग मूव कर सकते हैं पर उनको स्पीड नहीं मिलेगा। पर माधव साहब, एक जो हिंदुस्तान के जो शहर के इलाके हैं, जैसे बड़ा बाजार है कोलकाता का, मुंबई का भी, कुछ पुराने इलाकों की अपनी एक खास समस्या होती है कि आप ना तो वहाँ घर तोड़ सकते हैं, ना लोगों को हटा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है कि आखिर क्या करते हैं। हालांकि वो तस्वीर आप लोग डिज़ाइन इंजीनियरिंग के वो नहीं हैं, लेकिन मैं तो देख के डर गया हूँ कि मतलब ये तो जिस तरह से जिन गलियों की तरह वो पुल एक सीधा है और एक खास मोड़ पे वो पुल मुड़ते हुए आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सीधे किसी के बेडरूम में जाने वाला है। वो पुल जिस तरह से बना है वो इतना डरावना लग रहा है। तो वो एक समस्या होती है कि क्या करेगा फिर कोई, अगर वहां तो समस्या देनी। देखो, हमारे शहरों में वैसे भी आप देखोगे 3-4, मतलब एवरेज 3-4-5 किलोमीटर से ज़्यादा लोग चलते नहीं हैं, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते। एवरेज ट्रैवल डिस्टेंस जो बोलते हैं वो 3 to 7 किलोमीटर्स के बीच होता है। और अगर वॉकिंग एनवायरनमेंट हम इम्प्रूव करें तो 3-4 किलोमीटर तो लोग चल आराम से चल लेते हैं, और चलने की ज़रूरत भी है। आजकल हमको ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज जैसा एक बात बताइएगा आप दोनों से, मैं मेरा एक सवाल है माधव साहब कि ये बात, जैसे गडकरी साहब कह रहे हैं कि हमने इतना फ्लाईओवर बना दिया और अब मैं देख रहा हूं कि कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एक बात है। तो हमारे जो प्लानर हैं, जो सरकारी अफसर हैं, उनको भी तो ये दिखता होगा ना। ये तो कोई, हालांकि वो लोग भी फिजिक्स में पास होते हैं, तो कोई फिजिक्स का फॉर्मूला है नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है कि फ्लाईओवर बनाने के बाद 2 साल के बाद ही दिख जाता है कि जहां जाम की स्थिति थी वो अब भी वही है। तो फिर भी ये इतना पूरे देश में मुझे नहीं लगता है कि कम से कम 10,000 50,000 करोड़ तो जरूर लग रहे होंगे फ्लाईओवर के बनने में, जिस रफ्तार से फ्लाईओवर बन रहे हैं। नहीं, ये बहुत चेंज होना जरूरी है। देखो क्या है कि लोगों, अभी सारा इंडस्ट्री है, लोगों ने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट किया है, पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, ये वो, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत पुश करता है। फ्लाईओवर बनाना बड़ा आसान होता है बिकॉज राइट ऑफ वे रोड पे होता है, तो जमीन का एक्विजिशन, इसका उसका इश्यूज नहीं होता है, तो बड़े जल्दी से फ्लाईओवर बन जाते हैं। तो उसमें क्या है, देखो अभी भी हमको एक्चुअली ये चेंज करना है। कहीं पे अभी बैंगलोर में कुछ रोड है, उनको टेंडर श्योर रोड्स बोलते हैं। वो उन्होंने, आप देखोगे बैंगलोर के बीच जाओगे तो उन्होंने पहली बार ये प्रोजेक्ट किया है जहाँ पे बहुत सारे वाइड फुटपाथ्स है, और जो कार चलती है वो जगह नैरो करी है, और वहाँ पे उन्होंने बोलार्ड्स लगाए, ये लगाए। तो ऐसा चीजें शुरू हो रही हैं। जैसे दिल्ली में भी जो है सारा राहगिरी का मूवमेंट चालू हुआ है, ये तो फ्लाईओवरों के खिलाफ ही है कि लोग जानते हैं कि ये चल रहा नहीं है, पर अभी क्या है कि एक तरह का इनकम्बेंसी हो गया है, इंडस्ट्री क्रिएट हो गया है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सो ये जैसे कोलकाता की घटना है, दीज इवेंट्स कैन बिकम द टर्निंग पॉइंट्स। और ये रोड स्पेस बन गया है, बड़ा आसान सवाल है, रोड स्पेस तो बन गया है। ये 40 मीटर की सड़क है, 40 मीटर की सड़क, पर कुछ तो अगर आप लोग बता सकते हैं कि ये आप में से कोई तो बता दे कि मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये स्केल के जो स्कूल वाला स्केल है, इतना करीब फ्लाईओवर बन सकते हैं क्या, बनना चाहिए क्या?
बिल्कुल ये तो आप सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं, कोई ऑटो वहां से उसका संतुलन गड़बड़ा गया, घर में आ गया, ऑटो वाला भी उतर के आ गया कि मुझे भी खिलाइए, दुर्घटनाग्रस्त और हो ये नहीं गया। आप सोचो, ये लोग 70 साल 80 ये साल डरावनी तस्वीर है सर, तीन-तीन ये इतना नजदीक कोई बना सकता है क्या? मतलब इसके लिए मैं क्यों इंजीनियरिंग पास होना जरूरी है क्या, ये जो आप देख रहे हैं? मेरा ये सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना पास ना होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सड़क में और फ्लाईओवर में फर्क क्या है। बहुत हाई उल्ला होता है। हाँ। बंबई में भी बहुत शोर मचा इस बात सर के ये ऊपर कोई बड़ा सा ट्रक गुजरेगा, इस पे तो ट्रकों को गुजरने के लिए बनाया गया है। मुझे बताइए, दिन भर ट्रक गुजरेगा और घर के इतना करीब रहेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे तो सीधा एकदम अंदर। जब मैं सड़क पे हूं, जब मैं सड़क पे ट्रक चला रहा हूं तो भी तो घर के सामने ही चला रहा हूं। हाँ, नहीं इतना आप एक दूरी होती है, एक दूरी होती है। जितनी दूरी में होती है वो तो भी मतलब सड़क उसको क्या किया जाए, जहां वो खिड़की के बाहर गमला रखते हैं वहां पे ट्रक ले, वहां से ट्रक के चलने का रास्ता जा रहा बना है। दें। जो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पे फ्लाईओवर Act of God। जहां पे हाँ। फ्लाईओवर छोटा बड़ा बनाया गया, वहां पे सड़क भी वैसी ही है। वहां पे जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है उसका जीना वैसे ही हराम है। वैसे ही हराम है। तो अब ये क्या आप है? दोनों बात कह रहे हैं। अब फर्क क्या, Interesting, अब क्या हुआ कि ग्राउंड फ्लोर की बजाय हाँ। फर्स्ट फ्लोर वाले का जीना हराम हो गया। हाँ, तो उसमें तो ग्राउंड फ्लोर वाला थोड़ा बच गया और फर्स्ट फ्लोर वाले का ग्राउंड फ्लोर का फायदा हो गया, जबकि बिल्डिंग वही है। आप लोग, आपके जवाब से ऐसे ही लग रहा है आप लोगों से कि हमने फ्लाईओवर बना तो दिया है, लेकिन उसको डिफेंड करना, उसका बचाव करने का कोई ठोस दलील नहीं है। कि कुछ उदाहरण मुझे दिल्ली से लगता है, जैसे माधव जी कह रहे हैं कुछ दिनों के बाद का है, ठीक है। जैसे लोग अब ये नहीं समझते हैं कि जिनके मोहल्ले के ऊपर से फ्लाईओवर गुजरा है उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया है या क्या हुआ है, वो उस इलाके से कट गए हैं, ये सब मसला है, वो लोग नहीं समझते हैं तो वो ठीक है, या वो समझते भी होंगे कि लोकल लोगों का कोई नुकसान होता है, क्योंकि जब ऊपर से, अगर ये एलिवेटेड रोड है, हाँ, ऊपर से सीधी चली जा रही है 2 किलोमीटर तक, तो 2 किलोमीटर नीचे वाली जो सड़क है उसमें कंफर्ट जोन आ गई। देख के नहीं लगता कि सर यहाँ अटेम्प्ट भी करना चाहिए था फ्लाईओवर का, तो कुछ और व्यवस्था करनी आप चाहिए इसके नीचे का वातावरण देखिएगा कि जब आज जितना वहां पे अनसेफ एनवायरनमेंट है, हाँ। वहां पे रोड क्रॉस करना अभी जितना मुश्किल है, हाँ। और कितना पोल्यूशन नीचे हो रहा है, वो सारा कम हो जाएगा। पर इसके बनने से पोल्यूशन बढ़ता है। हमने तो यही पढ़ा है कि इतना ज्यादा सीमेंट का कंस्ट्रक्शन होगा तो पोल्यूशन बढ़ता है। वो तो जितनी देर बनेगा, लेकिन बनने के बाद में जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, वो जो कंजेशन की वजह से होता है, बड़ा बाजार में जो कंजेशन का अमाउंट है वो इतना ज्यादा है, वो भयानक है, आप तो पैदल भी नहीं चल सकते उस जगह तो पे। इसलिए वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ठीक तरीके से हम फ्लाईओवर बनाएं, ये मैं बार बार इंसिस्ट करता हूं। वहां पे एकमात्र एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सक्सेसफुल है, ठेला। ठेला से लोग लेके जाते हैं, पीठ पे लाद के लेके आते हैं, इसके अलावा तो वहां कुछ दिखता नहीं है कि आप गाड़ी ले जा सकते। ठेला चलता रहेगा नीचे, अभी और अच्छे तरीके से चल पाएगा, ठेले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैदल चलने वाले को फायदा ही होगा। ऐसा, इससे आप सहमत हैं माधव साहब? एक बात इन्होंने कही कि जो लोग नीचे लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर वाले, उनको थोड़ा आराम हो जाता है फर्स्ट फ्लोर वाले की तुलना में। पर ग्राउंड फ्लोर पे यूजुअली ऐसे जगहों पे रेजिडेंशियल नहीं होगा, शॉप्स होंगी जहाँ पे लोग, रेजिडेंशियल नहीं होगा। तो दुकान भी है, तो दुकान को तो आदमी ही जगह- चलाता है ना, वही आदमी जो घर में रहता है। दुकान में भी 5-6 लोग रहते हैं सर इसमें। पर दुकान में आने जाने वाले भी लोग रहते हैं ना। अगर आप दुकान स्टोर रोड फ्रंट पे बनाने का फायदा है कि कोई आएगा आपकी दुकान में, तो रोड फ्रंट पे दुकान बनाना इज द राइट थिंग, बिकॉज वैसे तो तुमको कस्टमर्स आएंगे। पर फर्स्ट फ्लोर पे यूजुअली तो, और उसमें क्या है कि ये देखो, ये जैसी जगह है, बड़ा बाजार जैसे जगह है, यहाँ पे कोई व्हीकल्स अलाउ नहीं करने चाहिए। ठेला या आजकल बड़े मॉडर्नाइज्ड वेज है कि आप साइकिल रिक्शा या ऐसे चीज़ों पे आप सामान लेके इन जगहों पे आए, पर इन जगहों पे व्हीकल्स को तो बैन ही कर देना चाहिए, और अराउंड देम वी शुड फाइंड वेज टू मूव देम, बिकॉज यहाँ पे अंदर ये सेम हम लोग ऐसे बड़ा सिमिलर प्रॉब्लम अहमदाबाद का मानेक चौक जो जगह है, वहाँ पे भी यही मुद्दा चल रहा था, बड़ा झगड़ा, और हम उसको पेडेस्ट्रनाइज करने की बात कर रहे थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो तभी हम तो बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर हमने वहाँ पे एक सर्वे किया और ये पता चला कि 80% लोग सिर्फ वो थ्रू ट्रैफिक है, मतलब वो उस एरिया में आ रहे नहीं है, बस उसको शॉर्टकट के नाम जैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर फिर वो तो उनको बंद कर दिया तो सारा कंजेशन सब कुछ चला गया। तो ऑल दैट इज रिकमेंडेड इसकी ये जगह पे जो स्पीड पहले 25 किलोमीटर की थी उसको 10 किलोमीटर कर दिया। तो जो लोग उसको शॉर्टकट करके यूज कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया, तो पेडेस्ट्रियंस के लिए भी जगह हो गई, बिजनेस बड़ा इंप्रूव हो गया, और एक वातावरण बहुत इंप्रूव हो गया है। बड़ा बाजार जैसे ये हेरिटेज एरियाज है, इनको तो हमने कंजर्व करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दिस काइंड्स ऑफ मॉन्स्ट्रोसिटीज लाइक द फ्लाईओवर।
एंड तो अभी मैं आपको सैन फ्रांसिस्को का एग्जांपल दे रहा था। मुंबई में जैसे अभी ये कोस्टल रोड बना रहे हैं, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 से 60,000 गाड़ियां इसको यूज करेंगी, पर ये सारा मुंबई का जो वाटर फ्रंट है उस पे एक फ्लाईओवर दिखेगा। और जैसे ही आप दिखा रहे थे लोगों के घर के बाहर फ्लाईओवर है, ये जो सी फ्रंट प्रॉपर्टी, और पिछले बार जो सीलिंग बनाया था तभी तो फिशरमैन और इनको इम्पैक्ट 150, 200 किलोमीटर तक हुआ था। तो ये जो इम्पैक्ट्स है, मतलब फ्लाईओवर्स इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द सिटीज, वी हैव टू डू एवरीथिंग एट ग्रेड एक बात है कि शहर थोड़ा सुंदर भी लगना चाहिए। कहीं से सांप की तरह, बिच्छू की तरह गुजरते रहते हैं सर के ऊपर हम से। लोगों का एक नजरिया तो है, इनसे समाधान भी नहीं दिखता है कि कहीं भी, हर जगह देखते हैं। दिल्ली में हम लोग रोज देखते हैं कि ऐसे दोपहर में भी गाड़ी ऐसे फ्लाईओवर के नीचे अटकी पड़ी है। जब वो बन रहा होता है तो लगता है कोई समाधान आने वाला है। सही, वो एक तरह से है कि वो शुरू के 2-3 सालों में तो आराम दिखता है, 3-4 साल तक, उसके बाद खत्म हो मुझे तो जाता है। शुरू में भी नहीं दिखता। और शुरू में क्या है, अभी जैसे अब आप फ्लाईओवर विरोधी हो गए? नहीं, मैं हमेशा से फ्लाईओवर विरोधी हूं। सिर्फ फ्लाईओवर से विरोध कर रहा हूं, फ्लाईओवर पर से विरोध नहीं कर रहा हूं। फ्लाईओवर के साथ में ट्रैफिक लाइट्स दोनों इंटीग्रेट करके ही हम जुगाड़ कर सकते हैं। अकेले तो कहां हुआ? अगर इतने बड़े इंजीनियर सब, प्लानर लोग बैठ के अगर ट्रैफिक रेड लाइट्स इंटीग्रेट नहीं कर दिए तो वो क्या, तो क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं कि फिर 50-50 हजार करोड़ जनता के पैसे का बिना एक बुनियादी समझ के फ्लाईओवर बना दे रहे हैं? तो हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं फिर? ये बहुत गलत बात है कि हमारा माइंडसेट है इस बात का कि फ्लाईओवर के साथ में हम ट्रैफिक लाइट नहीं लगाएंगे। ये माइंडसेट जो है ये वेस्टर्न तो आम आदमी बना नहीं रहा है ना, ये तो बनाने वाले जो प्लानर हैं, प्लानर्स का माइंडसेट है ये। हाँ, ये प्लानर्स का माइंडसेट है। मैंने आपको कोर्ट का एग्जांपल दिया कि कहां तक कोर्ट तक का माइंडसेट ये है कि फ्लाईओवर के बाद में ट्रैफिक लाइट नहीं लगानी है। और हमारी जो समस्या है, खासतौर से दिल्ली में भी और बंबई में भी ऐसा ही होगा कि एक जंक्शन के बाद में दूसरा जंक्शन जो है वो 1.5-2 किलोमीटर बाद है। तो जब तक हमारा फ्लाईओवर लैंड करता है जमीन पे, जब तक दूसरा वाला फ्लाईओवर शुरू हो जाता है, तो एक फ्लाईओवर खत्म होता है और दूसरा फ्लाईओवर शुरू हो जाता है। तो जो एक फ्लाईओवर से उतर रहा है ट्रैफिक, उसको बस स्टॉप चाहिए, उसको फ्लाईओवर, अगले फ्लाईओवर के नीचे से जाने का रास्ता चाहिए, और वहीं जो नीचे से ट्रैफिक आ रहा है वो अगले फ्लाईओवर पर चढ़ना चाहता है। तो वो दोनों ट्रैफिक जो है वो आपस में लड़ जाते हैं। आप लोगों की बातचीत से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक शांति से, जब वो सुबह मुंबई में, कोलकाता में, और कोलकाता वाले खासकर गड़ियाहाट में भयानक जाम, हाँ, और बेंगलुरु तो गया नहीं हूं तो उधर का अनुभव नहीं है, और दिल्ली के लोग देखें अपने अपने अनुभव से कि फ्लाईओवर बनने के बाद से एक बार दोबारा से याद करें कि कितना सुधार हुआ है, कितना फायदा है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा, आपके पैसे दिए हुए टैक्स का इसमें जाता है। और ये पूरा एक राजनीतिक निर्णय सा ही कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि अखबारों में भी, दिल्ली के अखबार, अंग्रेजी के अखबार तो काफ़ी इसको कवर भी करते हैं कि फलाने फ्लाईओवर की डिज़ाइन ठीक नहीं है, 10,000, 5,000, 1,000 करोड़ का फ्लाईओवर बना रहे हैं और अब उसकी डिज़ाइन ठीक नहीं है, वो भी 4 साल बाद पता चलता है। तो ये सब क्रिमिनल एक्ट है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद हम सूखे के बारे में बात करेंगे, क्या वो एक्ट ऑफ गॉड है सूखा? छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। अब किसानों की बात, उनकी जो आजकल खबरों में अपनी मुश्किलों की वजह से हैं। हर कोई उनका हमदर्द बनने का दावा कर रहा है, लेकिन जितना दावा करने वाले बढ़ रहे हैं, दर्द उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के बीड जिले में की ये हालत है। यहाँ पिछले 4 साल से बारिश ना के बराबर हुई है। पानी का संकट इतना गहरा हो चुका है कि सैकड़ों किसान अब जानवरों के लिए तैयार विशेष कैंप में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। मराठवाड़ा के बीड जिले के खुंटीफल गांव में पानी का ये टैंकर जैसे ही पहुंचता है, गांव के लोगों में पानी भरने की होड़ लग जाती है। ये कहानी मराठवाड़ा इलाके के हजारों गांवों में हर रोज दोहराई जा रही है। पानी के छोटे बड़े डैम और तालाब सूखते जा रहे हैं और टैंकर ही पानी का इकलौता जरिया बन गए हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि हालात काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कारण ये है कि यहाँ पर एक जो एवरेज रेनफॉल है वो कम है। हमारे जिले का एवरेज रेनफॉल 660 मिलीमीटर है और उसके बावजूद दूसरी परिस्थिति ऐसी है, सबसे महत्वपूर्ण, कि 3 वर्षों से लगातार अच्छी बारिश यहाँ पे नहीं हुई है। लगभग जो हमारा एवरेज रेनफॉल है उसका सिर्फ 30% से लेकर 50% के बीच में बारिश पिछले 3-4 वर्षों में हुआ है। लेकिन प्रशासन के इन दावों के बावजूद पानी का संकट इस पूरे इलाके में बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक मराठवाड़ा इलाके के 3 सबसे बड़े जलाशयों में पानी का स्तर
खतरे से काफी नीचे पहुंच चुका है। सेंट्रल वाटर कमीशन के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक मराठवाड़ा इलाके में 3 बड़े जलाशय हैं और इनमें पानी का स्तर काफी नीचे गिर चुका है। सबसे ज्यादा चिंता जायकवाड़ी डैम को लेकर है, जहां पर आज इस्तेमाल के लायक पानी भी नहीं बचा है, जबकि येलडारी डैम में जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है डैम की, वो घटकर सिर्फ 4% रह गई है, जबकि ईसापुर में जो डैम की लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 14% रह गई है। महाराष्ट्र जो राज्य सरकारों ने जिन क्षेत्रों में ड्राउट डिक्लेयर किया, हमने वहीं 150 दिन का, जहां 100 दिन का कोई काम पूरा करता है, उस मजदूर को 150 दिन के लिए हमने उसको अधिकृत कर दिया। दक्षिण पश्चिम मानसून अब भी 2 महीने दूर है। जाहिर है मराठवाड़ा में पानी का संकट आने वाले दिनों में और गहराता जाएगा। बीट से मनोज सातपुते और दिल्ली से कैमरामैन गिरीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हालांकि सामाजिक संगठनों का कहना है कि मनरेगा के 9 करोड़ मजदूरों को उनकी बकाया मजदूरी अभी तक नहीं मिली है, और दूसरा कि राज्य सरकारें जो हैं वो कई जिलों में जहां सूखा है उसे सूखा घोषित नहीं कर रही। मराठवाड़ा के अलावा बुंदेलखंड में भी गांव वाले परेशान हैं। उनके लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है। लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। पलायन फिर से शुरू हो गया है और जानकार मानते हैं कि ऐसे मौकों पर मनरेगा मदद कर सकता है, लेकिन इन गांवों में यह सूरत भी नहीं है। गांव वाले अभी तक मनरेगा के पैसे का ही इंतजार कर रहे हैं। रामशिला गांव में 42 साल की सुगाबाई और उसके पति हरप्रसाद ने 4 महीने पहले मनरेगा के तहत ये कुआं खोदा। 30 दिन काम किया, हर दिन के 187 रुपए मिलने थे, लेकिन पैसा अब तक नहीं मिला, जबकि 15 दिन के भीतर भुगतान का नियम है। परिवार के सिर पर 25,000 का कर्ज है। अब ये लोग शहर जाने की सोच रहे हैं। 1 महीने काम करा, 4 महीने से पैसे नहीं मिले। भिक्षी मांग रहा है कि देव साहब पैसे, देव साहब है ही नहीं है, अभी आई ही नहीं है ऊपर से, तो क्या करे, मजदूर आदमी परेशान होगा। नहीं अब काम लगेगा तो अपने जहाँ पाठ पड़ेगा, जितनी दिल्ली जम्मू है, बाहर भी जाकर करेंगे काम, यहाँ थोड़ी अपने मरेंगे। मिलते नहीं है, अगर बौलाब मिल जाती तो अपने यहीं रही आते करते रहते, और भी काम खोलते तो काम भी करती। 2005 में पास हुए मनरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में लोगों को कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना था, लेकिन चंद्रनगर पंचायत में, जिसमें रामशिला गांव भी आता था, लोग इसके लिए तैयार नहीं। इसकी वजह भुगतान में नाजायज देरी है और इसका नतीजा कुओं और पंचायत भवन के बनने में देरी भी है। अब मजदूर लोग हैं जो सरपंच के ऊपर चढ़ बैठते हैं सर, कि पैसे देवा, पैसे देवा, तुमने काम किया, पैसे देवा। सर जो ऊपर हम शिकायत के मतलब अधिकारियों लग जाते हैं, अधिकारी लोग कह देते हैं सर, अधिकारी लोग कह देते हैं कि सर अब आ जाएंगे पैसे, अब डर जाएंगे आपके खाते में। अभी तक सर पैसे नहीं डरते, इस वजह से साहब सब काम हमारे। कितने पैसे बकाए हैं? कम से कम 7 हमारे हैं पैसे बकाए, 7-8 लाख रुपए हमारे मजदूरन का पैसे पड़ा है सर। प्रशासन का दावा है कि वो मनरेगा लागू करने में पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन वो सरपंच के इस दावे को खारिज कर रहा है कि भुगतान में देरी की वजह पैसों की कमी है। सरपंच है वो यही बोले, उनको बताया जाता फंड्स की कमी से 3 महीने 4 महीने। नहीं, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि ऐसी सिचुएशन नहीं कि फंड्स की कमी ना हो। फंड्स किसी एक दिन या उस एक घंटे में ना रहा हो जब ऑर्डर हुए और पेमेंट्स न हुए, बट जनरली देयर इज अ लैक ऑफ फंड्स। आई वुडंट एग्री। छतरपुर प्रशासन का दावा है कि मनरेगा के लिए फंड्स के उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके खुद के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पिछले साल 60 करोड़ का जो काम हुआ है उसमें से 15 करोड़ लोगों को अभी भी देने हैं, और जो सूखे के चलते परेशान गांव वाले हैं वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी चलाने के लिए। और वहीं गांव का भी विकास थम सा गया है, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत जो काम होते हैं उसको करने के लिए कुछ ही गांव वाले अब तैयार हो रहे हैं। छतरपुर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अरविंद तिवारी के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए।